दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज को पूरा कंप्लीट किया था और आई होप कि आपको त्रिभुज टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत बढ़िया और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मात्र 2 दिन का चैप्टर है। आज और कल 2 क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। एकदम बेसिक बातों को जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो बेसिक बातें क्या है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है निर्देशांक अक्ष के बारे में, कि निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। पहले आपको ये बात जाननी है और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में सारी चीज़ें पता करने के बाद प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताता हूँ कि पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे मैं इसकी विड्थ को थोड़ी बढ़ा देता हूं ताकि अच्छा दिखेगा। ये हमारे पास दोस्तों निर्देशांक अक्ष बना दिए। इस निर्देशांक अक्ष के अंदर हम जो इसका नाम रखने वाले हैं ये कहलाता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और ये कहलाता है आपके पास वाई अक्ष। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक बेसिक बातों को पढ़ते हुए चलेंगे। जिस बिंदु पर ये दोनों निर्देशांक अक्ष एक दूसरे को काटते हैं ना, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, इसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से एक एक बातें समझ में आई कि हाँ सर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो दोनों लक्ष्य है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों पूरे समतल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर 4 भागों में बांट रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया। हम यहाँ से इसका मतलब ये निकाल सकते हैं, पहला पॉइंट, कि निर्देशांक अक्ष, इन दोनों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो निर्देशांक अक्ष जो होते हैं ना, निर्देशांक अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि हाँ सर निर्देशांक अक्ष जो इनको 4 भागों में बांट रहा है इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। अब यहां पर जो ये हमारा पहला है ना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये दोस्तों हमारे पास है प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। इस वाले को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह से इस वाले को हम बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सर जो निर्देशांक अक्ष होते हैं वो पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं और उन चारों भागों का नाम होता है, उसको बोलते हैं चतुर्थांश। और पहले वाले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश,
तीसरे वाले को बोलते हैं तृतीय और चौथे वाले को बोलते हैं चतुर्थांश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सर एकदम आसान है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो ये है किसी बिंदु के बारे में, कि किसी बिंदु को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों निर्देशांक अक्ष में किसी भी बिंदु को लिखने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, छोटा ब्रैकेट बनाते हैं, और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहला मान x का लिखते हैं और उसके बाद मान लिखते हैं y का। x का लिखते हैं और y को, इस x को बोलते, इस कॉमा से पहले वाले को x निर्देशांक और कॉमा के बाद वाले को y निर्देशांक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x निर्देशांक हमारे पास है इसका एक और नाम होता है और उस नाम को बोलते हैं भुज, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो x निर्देशांक को भुज या एब्सिसा बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास y निर्देशांक है वो y निर्देशांक कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर कॉमा के बाद वाला, और कॉमा के बाद वाले y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि, और कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसको कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि हाँ सर किसी भी बिंदु को लिखने के लिए जो तरीका है वो है कि आप उस बिंदु में पहले x निर्देशांक का मान लिखो, फिर दूसरे बार में आपको y निर्देशांक का मान लिखना है। एकदम बात समझ में आई। अब तीसरा पॉइंट ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि सर जो आप मूल बिंदु बोल रहे हो ना, इस पर तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो मेरे दोस्त बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि जो मूल बिंदु होगा उस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसमें x का मान 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। इसका मतलब x निर्देशांक का मान, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, माने भुज भी 0 होता है, कोटि भी 0 होती है। ये बात भी समझ में आई। अच्छा, अब आगे जरा हम अगली बात की तरफ बढ़ते हैं कि सर जो ये पूरी x अक्ष है ना, इस पूरे x अक्ष में इधर का जो इलाका है ना x का, वो कहलाता है धनात्मक। जो x का इधर वाला इलाका है उसको क्या बोलते हैं, इधर x के मान कैसे होंगे, धनात्मक मान होंगे। मैं यार इसको कैसे लिखूं, आप समझ जाना इसको कि x के इधर मान पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, और x के इधर मान नेगेटिव होंगे। माने राइट साइड में धनात्मक मान, लेफ्ट साइड में ऋणात्मक मान। इसी तरह से y के मान ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक होंगे, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब जरा मैं आगे चलता हूँ कि सर इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रथम चतुर्थांश में हम बिंदु लिखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश किससे मिलकर बन रहा है, जरा सोचो। तो आप कहोगे सर x का इधर वाला मान और y का ऊपर वाला मान मिलके प्रथम चतुर्थांश को बना रहा है। इसका मतलब इस प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस का होगा और y का मान भी प्लस में होगा। तो यानी x और y दोनों अगर प्लस में है तो निश्चित रूप से वो बिंदु कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश में x का मान नेगेटिव और y का मान पॉजिटिव। आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट किससे बना है, x के इधर वाली वैल्यू लेगा और y की वैल्यू ऊपर वाली। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव। तो तीसरे चतुर्थांश में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। एक एक बात एकदम आपको समझ में आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो आप कहोगे सर चौथे में x का मान तो होगा प्लस का और y का मान नीचे आ रहा है इसीलिए माइनस का। तो अगर x का मान प्लस में और y का मान माइनस में है तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। यहाँ तक की बात आपको एकदम बहुत आराम से समझ में आ गई। यहाँ सर यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये x अक्ष और y अक्ष को निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और निर्देशांक अक्ष पूरे समतल को 4 भागों में बांटता है, 1 2 3 4। इसमें पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय, चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। किसी भी बिंदु को लिखने के लिए x, y छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। x के पहले वाले को बोलते हैं x निर्देशांक, कॉमा से पहले वाले को बोलते हैं x निर्देशांक
कॉमा के बाद वाले को बोलते हैं y निर्देशांक, और उस x निर्देशांक का एक और नाम होता है भुज, और y निर्देशांक का नाम होता है कोटि। इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0, क्योंकि वहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अच्छा, इसके बाद x अक्ष पे हम राइट की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस में होगी, और लेफ्ट में जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस में। y अक्ष पे ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे तो x का मान नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो x का मान प्लस का और y का मान माइनस का होगा। यहां तक की बात आपको एकदम समझ में आई। अब आते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट में कि सर चौथा पॉइंट आप क्या बताने वाले हो। तो मेरे दोस्त, मैं चौथा पॉइंट जो आपको बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि 0,4, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट कहां स्थित होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर x का मान 0 है और y का मान 4 है। तो x का मान 0 तो सर y अक्ष पे होगा, इस लाइन पर x का मान 0 होता है, और हम y का मान 4 ले रहे हैं तो 4 तो y का मान ऊपर होगा, यानी ये जो बिंदु है वो हमारे को y अक्ष पे मिलेगा, और वो भी कहाँ पे, ऊपर की तरफ, y अक्ष पर ऊपर की तरफ। तो ये बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर ऊपर, y अक्ष पर ऊपर की तरफ होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं कि -4,2 कहां होगा, कि -4,0 पूछते हैं अपन तो, -4,0। तो आप कहोगे सर x का मान, y का मान 0 आ रहा है, जिसका मान 0 उसको पकड़ो आप। y का मान 0 कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर y का मान x अक्ष पर पूरा 0 होता है y, और अगर y का मान x अक्ष पे 0 है तो x का नेगेटिव मान है कि पॉजिटिव, तो आप कहोगे सर नेगेटिव आ रहा -4 तो इधर होगा। इसका मतलब x अक्ष पे दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ, x अक्ष पर बाईं ओर। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि सर दाईं बाईं ऊपर नीचे मत कंफ्यूज कराओ, आप तो सिर्फ इतना बताओ कि इस बात को आप ऐसे लिख के समझाओ कि अगर x का मान 0 है तो वो बिंदु निश्चित रूप से y अक्ष पर होगा, और अगर y का मान 0 है तो वो बिंदु निश्चित रूप से x अक्ष पे होगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे तो हम प्लस माइनस को देख के पता लगा लेंगे। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल मैं वही बात आपको यहाँ लिख देता हूँ कि यदि x निर्देशांक यानी कि भुज x निर्देशांक बराबर 0 है, तो अगर ऐसा है कि x निर्देशांक 0 है तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कहा जाए, ये हमारा इसका चौथे का पहला पॉइंट था, अब मैं इसकी स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे लगता है, या यहीं लिख देता हूं मैं सेकंड पॉइंट डाल के कि यदि y निर्देशांक 0 आ जाए, y निर्देशांक बराबर 0, तो बिंदु x अक्ष पर होगा, और प्लस माइनस को देख के हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ऊपर है कि नीचे है, लेफ्ट है कि राइट है। तो मुझे लगता है ये सारी बात जो बेसिक एकदम बातें थी ना, वो सारी बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों, कुछ और अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आपसे पूछूंगा कि बताइए वो पॉइंट कहाँ स्थित होंगे। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा -2,2, दूसरा एग्जाम्पल 0,3, तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने -3,2,
चौथा एग्जाम्पल -3, पांचवा एग्जाम्पल -3, 0, छठा एग्जाम्पल 5, 2, सातवां एग्जाम्पल 5, -2, आठवां एग्जाम्पल 0, 0, नौवा एग्जाम्पल लिया हमने -2, -3। ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 0, 7। ये मान लीजिए हमने कोई पॉइंट लिखा और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। निम्न यहां लिख देता हूं मैं, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है। मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि किस चतुर्थांश में ये बिंदु सारे स्थित है। तो बहुत आराम से इन बातों को समझते हुए हम लोग बढ़ते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। अब याद कीजिए कि x का मान प्लस में और x का मान माइनस में और y का मान प्लस में कहाँ था। तो आपको क्वेश्चन x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, ये द्वितीय चतुर्थांश में था। इसका मतलब मेरे दोस्त ये पॉइंट कहाँ होगा। तो आप कहेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा, आप समझ जाना। शॉर्ट में अगर ऐसा लिखूंगा क्वाड्रेंट तो आप इसको समझ जाए, इंग्लिश में लिखूंगा तो समझ जाना यहाँ से चतुर्थांश से आप लिख रहे हो, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा। तो आप कहोगे सर इस पॉइंट में x का मान 0 है और x का मान 0 कहाँ होता है मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि x का मान 0 होता है y अक्ष पर। तो इसका मतलब बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये y अक्ष पे। अब देखेंगे y का मान कितना है। तो आप कहोगे प्लस का 3 है। तो y का मान अगर +3 है तो y अक्ष पे ऊपर की तरफ स्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु y अक्ष पर ऊपर स्थित होगा, ऊपर स्थित होगा। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। अब आगे चलिए, अब आइए इस पॉइंट को कि सर ये पॉइंट कहाँ होगा। तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में। x का मान माइनस में, y का मान प्लस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होगा। तो आप कहोगे सर ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसी प्रकार से अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट में। आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -3, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। x और y दोनों नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो तीसरे क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। अब बढ़ते हैं आगे। सर अगला पॉइंट देखिए, तो अगले पॉइंट में x की वैल्यू माइनस में, लेकिन y किस में आ गया, 0 आ गया। और y का मान 0, मेरे दोस्त y का मान 0 कहाँ होता है। तो आप कहोगे सर y का मान 0 x अक्ष पे होता है। इसका मतलब ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। x अक्ष पे स्थित होने के साथ में x की वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस लेफ्ट में आती है, यानी ये बिंदु लेफ्ट में स्थित होगा, माने बाईं ओर स्थित होगा। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर बाईं ओर, x अक्ष पर बाईं ओर स्थित होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में है। और मेरे दोस्त x और y अगर दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये बिंदु कहाँ आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए। अब आगे चलते हैं कि ये पॉइंट कहाँ स्थित होगा। तो आप कहोगे सर इसमें x और y में, x तो प्लस का है और y माइनस का है। x का मान प्लस में और y का मान माइनस में चौथे चतुर्थांश में होता है। इसका मतलब ये पॉइंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, एक एक बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं कि सर ये पॉइंट 0 0, तो मेरे दोस्त x का मान भी 0 और y का मान भी 0, ये कहाँ होता है।
तो ये तो सर मूल बिंदु ही होता है, इसी को तो बोलते हैं मूल बिंदु में जिसमें x का मान भी 0, y का मान भी 0। इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया कि सर ये तो मूल बिंदु है, ये तो मूल बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ देखोगे आप x का मान माइनस में, y का मान माइनस में, x नेगेटिव और y नेगेटिव दोनों कहाँ होते हैं? तीसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद आते हैं x के वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7, x 0 y 7, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होगी? y अक्ष पर, और y का मान प्लस में है, तो y का मान प्लस में है तो y अक्ष पर बिंदु ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर हमारा आएगा y अक्ष पर ऊपर की ओर, y अक्ष पर ऊपर की ओर बिंदु स्थित होगा। तो मुझे लगता है कि सारी बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर ऐसे जब पॉइंट आएंगे तो हम उन पॉइंट को आराम से ये बता पाएंगे कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है। अब मेरे दोस्त हम इनमें से कुछ पॉइंट को जो हमारे पास ये पॉइंट दिए ना, इसमें से ही कुछ 4-5 पॉइंट लेते हैं। 5 पॉइंट को जो निर्देशांक अक्ष है ना उस पर दर्शा के देखते हैं कि वो कहाँ स्थित होगा। तो मैं कुछ 4 लक्की पॉइंट यहाँ पे पकड़ता हूँ। जैसे मैंने एक पहला पॉइंट ये पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया, ये लिया, और हम लेते हैं एक 9वां और एक और पॉइंट ले लेते हैं 7वां। ये 5 पॉइंट को हम लोग पूरे को चतुर्थांश में दर्शाते भी हैं कि कैसे ये पॉइंट हमारे को कहाँ मिलेंगे, क्या इनकी स्थिति होगी। तो देखो मैं चतुर्थांश पहले बनाता हूँ। तो चतुर्थांश बना रहा हूँ मैं, आराम से देखिए। हाँ सर बिल्कुल आसान है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन पे नंबर लिख रहा हूँ। आप मानते हो ये तो सर मूल बिंदु होगा, इधर बढ़ते जा रहा हूँ मैं 1, इधर जाएंगे 2, इधर जाएंगे 3, इधर जाएंगे 4, इधर जाएंगे तो 5। आगे का भी पॉइंट आएगा लेकिन अब जगह हमारे पास कम है, इतना ही लिख रहे हैं। इसी तरीके से या अपन चाहे तो चलेगा, छोड़ो इतने से काम चला लेंगे अपन। x की वैल्यू -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से पीछे भी आएंगे। इधर बढ़ेंगे तो x की वैल्यू 1, 2, 3, इधर चल रहे हैं, -1, -2, -3, ऐसे हमने पॉइंट इस पर बना दिए। अब हम देखते हैं कि हमारे ये पॉइंट कहाँ होंगे। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +2। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू, ये ग्रीन कलर लेते हैं, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। तो हम यहाँ से चले, x की वैल्यू -2, यहाँ आगे यहाँ से चलते हुए -2, और y की वैल्यू +2 लेनी है तो मुझे y की वैल्यू +2 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ऊपर गया, यहाँ आ गया। तो मेरे दोस्तों ये जो मेरा पॉइंट आया ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे -2, 2। इस प्रकार से किसी बिंदु के निर्देशांक को निर्देशांक अक्ष पे दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट लेते हैं, जैसे -3, 2। तो आप बताओ मुझे x की वैल्यू कितनी लेनी है? -3। तो x की वैल्यू -3 ही रहा, और y की वैल्यू +2, तो y की वैल्यू +2 ऊपर होगी, तो y की वैल्यू +2 हमने यहाँ ऊपर ले लिया। इसका मतलब निर्देशांक हो गया -3, 2, और ये हमारे पास निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है -3, 0। तो मेरे दोस्त x की वैल्यू -3, 0 कहाँ होगा? तो आप कहोगे सर y का मान 0 है, इसका मतलब वो तो x अक्ष पर ही होगा, और x का मान -3 है तो वो तो यही बिंदु होगा ना, यही बिंदु होगा जो -3, 0 होगा, जिसमें x का मान -3 और y का मान 0 है। तो x अक्ष पर ही बिंदु ये स्थित होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसके नाम भी लिख लो, A, B, C, D, और इसको नाम दे देते हैं E। तो हमारे पास हो गया ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट हो गया C। अब आते हैं D पॉइंट पे, 5, -2। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 5 पर चले, हम यहाँ पे आ गए, और y की वैल्यू -2 ली हमने ये। तो यहाँ से हमको नीचे जाना पड़ेगा।
तो नीचे और इसके सामने, तो ये पॉइंट है हमारे पास कोई 5 कोमा माइनस का 2, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आया 5 कोमा माइनस 2 और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग डी पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, अपन इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, कुछ एक नया पॉइंट लेते हैं। जैसे हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 5 कोमा 2, ताकि सारे तरह के पॉइंट हर चतुर्थांश में आ जाए। तो आपको कैसे 5 कोमा 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी x का मान तो आपको 5 चलना है और y का मान 2 चलना है। तो यहाँ से 2 ऊपर चले, तो 2 ऊपर चले तो हम यहाँ पहुँच गए और ये बिंदु होगा 5 कोमा 2। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 5 कोमा 2 और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग ई। इसको मैंने बोल दिया ई। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट जो है ना, ये पहचानने भी बहुत आराम से आ गए कि हाँ सर, आराम से मैं इस पॉइंट को पहचान लूँगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आने वाली है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि मान लो आपसे कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन वाले ने कहा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 5 कोमा 2, इस पॉइंट 5 कोमा 2 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी। तो मेरे को दोस्त मुझे बताओ, इस ये रहा पॉइंट हमारा 5 कोमा 2, एक्स अक्ष ये रहा, इससे इसकी दूरी बतानी है। तो आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी, तो आपको सर ये दूरी तो 2 होगी। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि इसी पॉइंट की वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो ये रहा वाई अक्ष और ये रहा पॉइंट, तो वाई अक्ष से ये दूरी लेनी पड़ेगी और ये दूरी उतनी ही होगी जितनी ये दूरी है, और ये दूरी 5 है इसीलिए दूरी भी 5 होगी। तो इसका मतलब ये गैप कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी बोला जाए तो वाई निर्देशांक, और अगर वाई अक्ष से दूरी बोला जाए तो एक्स निर्देशांक। देखिए एक्स अक्ष से दूरी बोला इसका मैंने, तो आंसर आया वाई निर्देशांक 2, और अगर मैंने वाई अक्ष से दूरी पूछा तो वाई अक्ष से दूरी आएगी एक्स निर्देशांक, मैंने 5 आ गई। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कहीं, और यहाँ लिख देता हूं मैं, इस बात को आराम से हम लिख लेते हैं नोट डाल के। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु मान लेते हैं ए कोमा बी है, ए की एक्स अक्ष से दूरी, तो मेरे भाई एक्स अक्ष से दूरी होगी वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक कितना है, तो आपको कहो सर वाई निर्देशांक इसमें तो बी है, तो आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग बी आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास पॉइंट देगा ना, जिससे दूरी पूछेगा एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक, बस हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। और बहुत छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में ऐसे आ चुके हैं, उन क्वेश्चन का जवाब हम आराम से इससे दे सकते हैं और बिना पेन पेपर के सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसी प्रकार से ये एक्स अक्ष से दूरी थी, मान लो आपसे पूछा जाए कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, वाई अक्ष से दूरी, तो मेरे दोस्त वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक की वैल्यू ए दी हुई है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा ए। तो बहुत आराम से बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको एक स्लाइड में यहाँ पे लिख के बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें दोनों स्लाइड की एकदम एक एक बात समझ में आई होगी, क्योंकि हम इन सारी बातों का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे दो बिंदुओं के बीच दूरी बताता हूँ। चलिए अब आइए दोस्तों, हम अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और आगे जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है और वो कैसे आता है, और फिर हम उसको याद करेंगे और फिर हम क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है दूरी सूत्र, और इसमें लिखा है दो बिंदुओं, पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और बी बिंदु है जिसके निर्देशांक x2, y2 है, को मिलाने वाली रेखा के मध्य की दूरी, यानी मुझे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी बतानी है। तो बहुत सिंपल सा काम है, मैं डायग्राम बना के पहले आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास ये निर्देशांक अक्ष है, ये निर्देशांक अक्ष है मेरे पास। एक काम करते हैं, मैं इसको इधर और लाता हूँ।
मान लीजिए कि मेरे पास ये मेरे दोस्त निर्देशांक अक्ष है और निर्देशांक अक्ष के अंदर ये एक्स अक्ष होता है, आपको पता ही है, और ये होता है आपके पास वाई अक्ष। मुझे दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा पहला ये दोनों बिंदु जो है ना, इसके सारे निर्देशांक पॉजिटिव है, मान लेता हूं मैं फॉर्मूला बनाने के लिए। आप नेगेटिव मानेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, पॉजिटिव मानेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। मैं नेगेटिव इसलिए मान रहा हूं ताकि चीज़ें एकदम पॉजिटिव इसलिए मान रहा हूं ताकि आपको चीज़ें एकदम आराम से समझ में आए। मान लेते हैं कि x1 y1 पॉजिटिव है, x2 y2 पॉजिटिव है। ये भी मान लेते हैं कि x1 y1 छोटा मान है, x2 y2 बड़ा मान है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया कि x1 y1 अगर छोटा है तो मेरे दोस्त x बिंदु यहाँ है, a बिंदु यहाँ है जिसके निर्देशांक है x1, y1। फिर मैं अगला बिंदु b मान लेता हूँ मेरे दोस्त की यहाँ है, और ये जो b बिंदु है इसके निर्देशांक x2, y2 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ सर एकदम बात समझ में आ गई। अब मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मेरे दोस्त इन दोनों बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा आपको होगा कि सर ये आएगी, आपको इस दूरी को निकालना है। और इस दूरी को निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, और वो सिंपल सा काम क्या है वो मैं सिंपल सा काम आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस बिंदु से इसके ऊपर एक लंब डाल दिया, इसी तरीके से मैंने इस बिंदु से इस रेखा पे एक लंब डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने एक छोटा सा काम और क्या किया, इस बिंदु को इससे मिला दिया, माने यहाँ पे मैंने इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डाल दिया। सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप काम करते चलिए। अब मेरे को अब क्या करना है, मेरे को आप छोटी छोटी बात सिखाइए कि x1 का मतलब क्या हुआ। तो सर आप कहोगे कि सर x1 का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। भाई इस बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 है, इस बात का क्या मतलब होता है? तो आप कहोगे इस बात का मतलब ये होता है कि सर ये दूरी है आपके पास y1, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी y1 है, और ये दूरी आपके पास x1 है। क्या यही मतलब हुआ? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि x1 इतना चले और y1 यहाँ चले, तो हम इस बिंदु पर पहुँच गए। अगर मैं इसी तरह से आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त आप मुझे बताओ इस x2, y2 का क्या मतलब हुआ, तो आप कहोगे सर ये हो गया y2, ये पूरी डिस्टेंस हो गई y2, और इसी प्रकार से यहाँ से जो दूरी तय की जाएगी, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी तय कर जाएगी, ये होगा सर आपका x2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मेरे दोस्त में मान लेता हूँ कि ये बिंदु ए बी था, इसको मैंने मान लिया P है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला कैसे बन रहा बस उसको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने इस पर लंब डाला है तो ये कितना होगा 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे ये गैप निकालना है, मुझे ये गैप चाहिए कि ये गैप कितना होगा, आराम से सोच के बताइए। तो आप कहेंगे ना कि सर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x2 है, उसमें से अगर मैं x1 घटा दूँ तो ये गैप आ जाएगा। देखो फिर से, ये पूरा x2 है, उस पूरे x2 में से x1 घटा दूँ तो ये गैप आ जाएगा। इसका मतलब ये गैप होगा सर x2 माइनस x1। आराम से एक एक बात समझ में आ रही है। यहाँ सर ये x2 माइनस x1 होगा। इसी प्रकार से अगर मेरे दोस्त मैं आपसे कहूँ कि अब आप मुझे बताओ कि ये गैप कितना होगा, ये गैप कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा गैप आपके पास y2 है, पूरा y2 है। अच्छा ये अगर y1 है आपका तो सर ये भी y1 ही होगा। तो जो आयत बन रहा है तो ये y1 है तो ये भी y1, तो पूरे सर y2 में से अगर आप ये y1 हटा दोगे तो ये जो गैप आएगा ना BP या PB, ये होगा y2 माइनस y1। का मतलब ये मेरे को वैल्यू मिल गई है y2 माइनस y1, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये x2 माइनस x1 है तो मेरे भाई ये भी होगा x2 माइनस x1, दोनों आपस में बराबर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस त्रिभुज को जरा अलग से आपको बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बात एकदम समझ में आ जाए। तो इस त्रिभुज को अगर मैं अलग से बनाऊँ तो आप कहोगे कि सर देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके निर्देशांक B के x2, y2 है।
ये जो गैप आपने निकाला है वो x2 माइनस x1 है, और ये जो आपने गैप निकाला है ये y2 माइनस y1 आया है। और अब आप कहोगे कि सर यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, तो ये तो सर एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब APB एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये मेरे दोस्त समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा था कल पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि सर पाइथागोरस प्रमेय वो होती है जिसमें कर्ण 90 के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, और जो एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा को बोलते हैं लंब और आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम ये जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो यही प्रमेय का हम यूज करते हैं, हमारा दूरी आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ये मेरे लिए होगा कर्ण। तो कर्ण क्या है? ये AB, तो लिख दूं मैं यहाँ पे AB स्क्वायर। हाँ सर, आराम से लिख दीजिए। और आधार क्या है? ये x2 माइनस x1, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास? तो आपको सर ये लंब है, तो ये बन गया हमारे लिए y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि ये दूरी निकालनी थी, ये दूरी, और ये दूरी कितनी होगी? A और B के बीच की दूरी, मान लेते हैं AB के बीच की दूरी है AB, तो ये दूरी मान लिया मैंने AB। अगर मुझे AB निकालना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मेरे दोस्त यही हमारे पास फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का। यही फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का। तो यहां तक मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि हाँ सर, आराम से इस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी ने ये कहा कि सर हम इसको ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना कि सर AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दें और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दें, तो ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है। आप कहोगे सर कैसे? तो मेरे दोस्त मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा, तो मानते हो माइनस कॉमन लेते दोनों के साइन चेंज, x1 प्लस का x2 माइनस का, और माइनस बाहर आएगा तो स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो दोनों फॉर्मूले एकदम सही है। मैंने आपको ये दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र कैसे आया ये बात प्रूफ करके बता दिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन करते समय हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दूरी निकालते समय। तो मुझे लगता है आपको एकदम बात समझ में आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारे पास ये जो 4-5 फॉर्मूले हैं, इनसे हम लोग दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करो। तो अपन यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ए के निर्देशांक है 1,2 और बी के निर्देशांक है 3,4। तो हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं x1, इसको y1, ये x2 और ये y2। तो हमारे पास दोनों बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र था अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान 3, x1 का मान 1, इसमें से घटाया और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अब आप कहेंगे कैलकुलेशन करने पर तो सर सिंपल आंसर आ रहा है, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसी तरीके से 4 माइनस 2
4 माइनस 2 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे दोस्त 4 और 4 कितना आ गया? आप कहेंगे सर 8। 8 को सर एक काम करो 2 इंटू 4 लिख दो, तो 4 का वर्गमूल तो बाहर आ जाएगा 2, और रूट 2 का नहीं निकलता तो रूट 2 यूनिट, यह हमारा आंसर आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी आ गई 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कि सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो मेरे दोस्त इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी। कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर एक काम करो, अब की बार इसको आप x1 बोल दो, इसको y1, और ये x2 और ये y2। सिंपल है, ये अपन पहचान लेते हैं कि सर पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्त x2 का मान 0, x1 का मान -2, और एक माइनस पहले से है तो वो माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 3 और इसका होल स्क्वायर। आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर 0 + 2 होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4, फिर से 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये जैसे ही हमने किया तो हम कहेंगे सर सेम सिचुएशन आ गई। इसका मतलब सर सेम आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट। इतना इकाई मेरा आंसर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आराम से किया। अब इसी तरीके से आते हैं तीसरे प्रॉब्लम में कि सर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारे पास, ए बी ये दिया हुआ है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1, इसका मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसका मतलब -3 करना है आपको। यही हुआ? हाँ सर, y2 का मान -3 माइनस y1 का मान -3 है, वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा 3, और इसका होल स्क्वायर। अब सबको समझ में आ रहा है कि सर -3 + 3 होता है 0, तो ये तो हो गया 0, और 0 का स्क्वायर भी 0, तो ये तो टर्म खत्म हो गई। और यहाँ बचा सर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का वर्गमूल होता है सर 2, तो आंसर हो गया 2 यूनिट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से फॉर्मूला पक्का याद हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, कैसे फॉर्मूले को लगाना है वो सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाए। अब हम आते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन में। 1 2 3 कर लिया। फोर्थ प्रॉब्लम में ए का निर्देशांक दिया हुआ है 12, 3, -5 और 7। तो चौथे क्वेश्चन में मेरे भाई जो आंसर होगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 का मान -5 माइनस x1 का मान -12, तो वो इसको बना देगा +12, और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। आप कहोगे सर अंडर रूट -5 + 12 होता है 7, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -1, लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, यानी होगा वो +1, और 49 + 1 को जोड़ने पर बन जाता है 50। तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट में 50। अब अंडर रूट 50 को अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आंसर होगा 5 रूट 2 यूनिट। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस बेसिक समझिए, फिर क्वेश्चन तो देखिए आप कैसे धड़ाधड़ होते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले 5वें नंबर के क्वेश्चन में। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ए और बी के बीच की दूरी। तो ए और बी के बीच दूरी निकालेंगे ए बी, तो वो दूरी ए बी बराबर क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2। तो ये हो गया हमारे पास 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर।
अब आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट में 5 माइनस 0 होता है 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 2 माइनस 1 होता है -1, और -1 का स्क्वायर होगा +1, और 25 और 1 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 26। तो मेरा आंसर हो गया अंडर रूट में 26 यूनिट, और 26 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो आंसर मेरा यही हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, एक एक बात को बहुत आराम से हम लोग सीखते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जो हमारे पास अगला है वो क्वेश्चन यही है कि बिंदुओं ए ये रहा, बी ये रहा, और आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता करनी है कितनी होगी। तो मेरे दोस्त इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी हम निकाल लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, आप कहोगे सर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर इसको बोल दीजिए आप x1, इसको y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूला हो गया x2 माइनस x1, इसका मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y1 का मान 1, y2 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा सर अंडर रूट में 4 में से 7 घटाएंगे तो क्या, सॉरी 3 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस का 16। इसी तरीके से 1 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9, और अगर ये 9 हो गया तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर आता है ये 25, और 25 का वर्गमूल होता है सर 5 यूनिट। तो मेरे भाई आंसर आ गया इसका 5 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बिंदु 5, -8 किस चतुर्थांश में पड़ता है, माने किस चतुर्थांश में स्थित है। तो कहेंगे आप सर ये तो बहुत आसान है, x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू माइनस में। सर x की वैल्यू प्लस में, y की वैल्यू माइनस में, ये तो सर चौथे चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब आंसर हो गया चौथे चतुर्थांश, यानी चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। मेरे दोस्तों, मैं जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब आप इन क्वेश्चन को देख के ये मत सोचना कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं क्या एग्जाम में। बिल्कुल आते हैं मेरे दोस्त, आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बल्कि हमको अगर मेथड पता नहीं होता है तब हम लोग उसमें फंसते हैं। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लेट नहीं, पिछले 3-4 सालों में ही आए हैं। तो मैंने पिछले 3-4 सालों में जो डिफरेंट एग्जाम्स है, रेलवे है, एसएससी है, पटवारी है, या और डिफरेंट एग्जाम जो अदर स्टेट बोर्ड्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सारे एग्जाम्स में से क्वेश्चंस जो है ना वो कलेक्ट करके आपको करा रहा हूँ। तो मतलब यही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आप इन्हीं की बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इस बिंदु 5,8 की x अक्ष से दूरी। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी होती है उसका y निर्देशांक, और किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी होती है x निर्देशांक। ये बात मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट पहले ही सिखा चुका हूँ। तो मुझे बताओ 5,8 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो आप कहोगे सर y निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है 8, तो मतलब दूरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने बेसिक जो शुरू की 2 स्लाइड्स थी ना उन पे बहुत अच्छा कमांड बना लिया तो निश्चित रूप से इस चैप्टर में आपको बहुत कम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे पेन पेपर की जरूरत पड़ेगी। बिना पेन पेपर के सीधे आंसर टिक करने वाले क्वेश्चन है ना। तो आप अभी तक देख के आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सर बहुत आसान है ये तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी का वर्ग पूछा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग। तो मेरे दोस्त, मैं इसको मान लेता हूं ए बिंदु और इसको बी बिंदु। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई।
तो आप कहोगे सर ए बी। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच की दूरी ए बी है, तो मुझसे क्वेश्चन वाले ने ए बी स्क्वायर पूछा है, दूरी का वर्ग माने ए बी स्क्वायर। और अगर मैंने यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर दिया तो आपको नहीं लगता कि सर इधर आप वर्गमूल मत लगाना अब, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है इधर, समझ पा रहे हैं आप। और अगर इधर वर्गमूल लगाएंगे तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, फिर वो वर्गमूल हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे दूरी का स्क्वायर ही पूछा था, तो मेरे पास एक तो तरीका है कि मैं सिंपल दूरी निकालूं और लास्ट में स्क्वायर कर दूं, है ना। एक तो वो ऑप्शन है, या मैं ए बी स्क्वायर सीधे लेके चलूं और इधर वर्गमूल नहीं लगाऊं। तो मुझे बताओ कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगेगा। तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, इतना तामझाम मत करो, आप तो दूरी निकाल दो, बाद में हम वर्क कर लेंगे। दूरी निकाल देते हैं, आइए। अंडर रूट में क्या फॉर्मूला होता है, तो सर आप इसको x1 बोल दीजिए, तो y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला होता है सर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस -5 लिखेंगे तो +5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये हो गया अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें से इसको घटाएंगे तो सर ये आ जाएगा माइनस का 6, और -6 का स्क्वायर प्लस का 36, और 36 और 25 हो गया सर 61, 61, और ये वैल्यू आ रही है ए बी की, पर हमको चाहिए ए बी स्क्वायर, तो सर स्क्वायर कर दो अब। तो अब स्क्वायर करोगे तो ये बन गया ए बी स्क्वायर, और स्क्वायर करते रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो आंसर आ गया 61। आपका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन सही। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कर लिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन तो हमने जैसे ये बात पढ़ी कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, तो x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसका निश्चित रूप से y निर्देशांक 0 होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। एक ही ऑप्शन बचा, बाय ऑप्शन भी हम आराम से टिक कर लेंगे। लेकिन अब जरा समझते हैं कि क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है वाई अक्ष से 3 यूनिट दूरी पर, तो देखो 3 यूनिट दूरी पर तो है ये, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आराम से ऐसे क्वेश्चंस को लैंग्वेज पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ जाती है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बात समझ में आ गया कि सर वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक के बारे में बात कर रहे हैं आप। इसका मतलब सर वहाँ तो x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, और ये मेरा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है कि वाई अक्ष पे x निर्देशांक 0, और आगे बोला हुआ है x अक्ष से 6 यूनिट की दूरी पर। तो देखो 6 यूनिट दूरी दे भी रखी, आराम से हो गया। तो बहुत सिंपल है, मतलब बेसिक अगर फंडा क्लियर है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ये पूछा है। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ, एक बिंदु आपको दिया है 4, -3, मान लेते हैं बिंदु ए है, और एक बिंदु हो गया हमारे पास मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। तो इन दोनों के बीच की जब दूरी निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 -3 करेंगे तो +3 इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया सर अंडर रूट में 0 -4 होता है -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस का। इसी तरीके से 0 + 3 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो गया 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो आंसर हो गया हमारा 5 यूनिट। बहुत सिंपल है कि सर 5 यूनिट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पॉइंट से पूछेगा दूरी आराम से फटाक से निकाल देंगे अपन, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम आगे हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। उसमें कह रहा है कि इस बिंदु की और इस बिंदु के बीच की दूरी 13 दिया हुआ है। तो कह रहा है k का मान बताओ। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दी गई है,
आपको बताना है कि k का मान क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, इस बिंदु को a बोलिए, आप इसको b बोलिए, और मेरे को क्वेश्चन वाले ने ए बी का मान कितना दिया है 13, दूरी दे रखी है। अब मैं ए बी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माने k माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है 13। अब मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, आप कहोगे सर ये रूट हटाओ, तो रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर हो गया 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हो गया 169। इधर क्या बचेगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस -4 और -8, -4 को जोड़ोगे तो -12, और -12 का स्क्वायर होगा प्लस 144, और ये 144 उधर जाके माइनस होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से आंसर आएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, और 169 में से 144 घटाओगे तो मुझे लगता है आपके पास 25 आएगा। इसका मतलब k माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा और साथ में प्लस माइनस लेके आएगा, तो प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना है। इसका मतलब मेरे भाई k माइनस 4 का मान होगा प्लस माइनस वर्गमूल 25, और प्लस माइनस वर्गमूल 25, तो 25 का रूट कितना होगा, आप कहोगे सर 5, तो k माइनस 4 बराबर 5। अब यहाँ से हम दो मान लेके चलते हैं, एक प्लस वाला भी और एक माइनस वाला। तो यहाँ से हो गया सर k माइनस 4 बराबर एक तो 5, और एक मान लेके चलते हैं हम लोग k माइनस 4 बराबर -5। तो अगर मैं इसको मान को लेके चलता हूँ तो 4 उधर जाके प्लस का, तो ऐसे k का मान आ गया 9, 5 + 4 9, और यहाँ से सॉल्व किया तो k का मान आएगा 4 उधर जाएगा प्लस का, तो -5 + 4 -1, तो मेरे को ये दो आंसर मिले। तो k के दो आंसर आएंगे 9 और -1। यानी हमेशा याद रखना जब भी दूरी देगा तो निर्देशांक आपके पास दो आंसर देंगे। निर्देशांक यानी किसी कांस्टेंट का मान पूछेगा, वो दो आंसर आएगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा आंसर दिया है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन में ये दिया है इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका -1। कई बार ऑप्शन में दोनों आंसर भी देगा, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा आप कि जब भी बिंदु के निर्देशांक देगा और दूरी दे देता है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो वो दो आंसर देगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा मेरे भाई इसलिए होगा कि जैसे निर्देशांक है, मान लीजिए एक बिंदु A यहाँ पर स्थित है और एक बिंदु B यहाँ स्थित है, ये दूरी मान लीजिए 13 है, तो मुझे आप बताइए क्या मैं बिंदु इधर अगर ले लूँ B को, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे K तो पता है नहीं, तो मैं K कुछ भी ले सकता हूँ। अगर मैं K इधर लूँगा तो सेम दूरी 13 नहीं आ जाएगी, आपको सर आ जाएगी। तो इसी वजह से, क्योंकि निर्देशांक इधर लेंगे तो बिंदु इधर और इधर लेंगे तो बिंदु इधर, तो दो आंसर आएंगे, इसी कारण से दो आंसर आते हैं। और इसीलिए हम लोग जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लिख के चलते हैं, प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस। माने कहने का मतलब ये है कि अगर x² बराबर y दिया जाएगा तो आपका x होगा प्लस माइनस √y। आप बस ये बात को याद रखना, ये चीज़ कभी गलत नहीं करेगी आपसे, हमेशा क्वेश्चन सही बनेगा इससे, ठीक है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब मेरे दोस्त मैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताना, कल की क्लास में मैं इसका आंसर आपको सही जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे जवाब जरूर बताना कि आपका क्या आंसर आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ये भी मुझे लगता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी आपको खुद करना है। सेम क्वेश्चन है दूरी वाले, तो सॉल्व करके x का मान निकालना, और देखो दोनों आंसर दिए हुए हैं तो दोनों आंसर निकालना और कमेंट करके मुझे बताना। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इस बिंदु XY की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु का निर्देशांक आप कहेंगे सर 0, 0। तो मेरे भाई
आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना और दूरी निकाल के मुझे कमेंट करके बताना। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि दूरी का हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और मुझे लगता है आप में से सभी लोग कंफर्टेबल हो चुके होंगे। यहाँ सर आप दूरी निकाल लेंगे हम, तो इसको भी सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों, हम आज निर्देशांक ज्यामिति की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको क्या ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना और होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करना। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।